फास्ट फॉरवर्ड रिकैप में आपका स्वागत है। आने वाले समय में एड्स नामक एक नई बीमारी पूरी दुनिया में फैलती है और समाज को तहस नहस कर देती है। पहले तो संक्रमित व्यक्ति में बुखार जैसे सामान्य लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन जल्द ही वे अपना होश खो देंगे और केवल बकवासी बोलेंगे। यही कारण है कि उन्हें बातूनी कहा जाता है। ये बीमारी बोलने के माध्यम से फैलती है, इसलिए बाहर जाने वाले किसी भी व्यक्ति को विशेष हेडफोन पहनना चाहिए। इन सभी नए कानूनों को महामारी विरोधी संस्था AAEI द्वारा लागू किया जाता है, जो संक्रमित लोगों को क्वारंटीन क्षेत्रों में रखती है। इस संगठन के खिलाफ हर जगह दंगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें स्थिति का फायदा उठाते हुए देखा गया है। इस्तांबुल में सुरक्षित क्षेत्रों के अंदर शाम 6 बजे कर्फ्यू है। मूरत इस बीमारी से प्रतिरक्षित है क्योंकि उसे सिनेस्थेसिया है, जिसका अर्थ है कि वह आवाजें सुनते समय मतिभ्रम देखता है। बोलने वालों को सुनने से उसे भयंकर सिरदर्द होता है, जो कुछ सेकंड के लिए उसकी खोपड़ी में तापमान बढ़ा देता है। वह रिकॉर्डिंग सुनकर और अपने तापमान की जांच करके अपनी स्थिति पर नजर रखता है। ये पूरी प्रक्रिया कैसेट के एक समूह में रिकॉर्ड की जाती है। एक दिन मूरत ने सुले को बिना हेडफोन के बस स्टॉप पर पढ़ते हुए देखा। वह कल्पना करता है कि उसके पास जाना कैसा होगा, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाता और जब सुले ऊपर देखती है तो वह दूर चला जाता है। इसके बाद वह AAEI संकेतों को अनदेखा करता है और एक गार्ड को चकमा देकर अपनी मां ML के पास रहने के लिए निकल जाता है, जो उसे खरीदारी करने के लिए कहती है। चूंकि मूरत अभी अभी यहाँ आया है, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए घर के अंदर ही रहना है, लेकिन ML उसे फिर भी जाने के लिए मजबूर करता है। बाहर निकलते समय मूरत ML की सुडोकू पहेली को कुछ सेकंड में पूरा कर देता है, ताकि बदले में उसे परेशान कर सके। स्टो के रास्ते में मूरत को बस स्टॉप खाली मिलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सुले ने उसके लिए एक पत्र छोड़ा है, जिसे पढ़कर वह मुस्कुरा उठता है। स्टो पर लाइन में इंतजार करते समय एक बातूनी व्यक्ति आता है और बकवास करना शुरू कर देता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। सभी ग्राहक भाग जाते हैं, जबकि एक कर्मचारी गेट गिरा देता है, जिससे मूरत और एक बच्चा बिना हेडफोन के उस बातूनी व्यक्ति के साथ फंस जाता है। मूरत को बच्चे के लिए बुरा लगता है, इसलिए वह उसे अपना हेडफोन देता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। बात करने वाला व्यक्ति उससे बात करता रहता है, जबकि वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, जिससे मूरत को बहुत तेज सिर दर्द होता है। बच्चे को उसके परिवार के पास वापस लाने के लिए गेट को पर्याप्त रूप से खोलने के बाद मूरत कुछ जमे हुए सामान को पकड़ता है और पिछले दरवाजे से भाग जाता है। वह एक गली में रुकता है और तापमान कम करने के लिए जमे हुए भोजन को अपने सिर पर रखता है, जबकि पास में पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। मूरत खुद को शांत करने के लिए घर भागता है, लेकिन उसे अपने पुराने दोस्त ऑस्कर के भ्रम दिखाई देते रहते हैं, इसलिए एमिल उसे कुछ साल पहले दी गई दवा की याद दिलाता है। AI मुख्यालय में मुख्य अधिकारी एंटोन को स्टो में हुई घटना और सुरक्षा कैमरों पर मूरत को कैसे देखा गया, इसकी जानकारी दी जाती है। वह अपने एजेंटों से उसकी जांच करवाता है और उसे पता चलता है कि मूरत अपने सिरदर्द के कारण कई बार अस्पताल जा चुका है। वह प्रोजेक्ट एक्स नामक किसी चीज के बारे में भी सुनता है। ये देखकर कि कैमरे साबित करते हैं कि मूरत को तेज बुखार है, लेकिन वह बातूनी नहीं है, एंटोन घोषणा करता है कि उन्हें उसकी संभावित प्रतिरक्षा का अध्ययन करने के लिए उसे पकड़ना होगा। जल्द ही एक एजेंट बच्चे से मूरत के हेडफोन बरामद करता है और जब वे कंप्यूटर पर नंबर की जांच करते हैं, तो वे मूरत को AAEI के कर्मचारी के रूप में पंजीकृत देखकर चौंक जाते हैं। मूरत इस AAEI शाखा के प्रमुख फाजिल से मिलने जाता है, उसे बताने के लिए कि मूरत और ऑस्कर अभी भी आसपास हो सकते हैं, लेकिन फाजिल उसे आश्वासन देता है कि प्रोजेक्ट एक्स का हिस्सा रहे सभी कर्मचारी मर चुके हैं, इसलिए कैमरे ने उन्हें गलत मिलान दिया होगा। अगले दिन मूरत के पड़ोसी आरिफ ने उसे ऑस्कर को खोजने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसके बीमार दादा की मदद कर सके। मूरत उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आरिफ इस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि उसने +1 नामक विद्रोही समूह से सुना था कि ऑस्कर जिंदा है और छिपा हुआ है। उसे यकीन दिलाने के लिए आरिफ मूरत को ऑस्कर के टैटू की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि यह रहस्यमयी दवा पर मौजूद प्रतीकों से मेल खाता है। अगले दिन एंटोन आरिफ से मिलने से पहले सुले के लिए बस स्टॉप पर एक पत्र छोड़ता है, जो उसे एरोल से मिलवाता है। वह उन्हें AAEI में शामिल करने में सक्षम है और उन्हें ऑस्कर की प्रोफाइल देखने के लिए एक सिस्टम कोड दे सकता है, अगर वे उसे पर्याप्त भुगतान करते हैं। कुछ ही क्षणों बाद मूरत को पता चलता है कि AAEI मुख्यालय और उसे दिया गया कोड गेट पर अच्छी तरह से काम करता है। संगठन के अंदर एक संपर्क उसके लिए दरवाजा खोलता है और उसे एडमिन रूम में ले जाता है। मूरत को सभी फाइलों तक पहुंच मिल जाती है, जो बताती है कि ऑस्कर मर चुका है। हालांकि शव की तस्वीरों में कुछ अजीबोगरीब चीजें हैं जो बताती हैं कि यह झूठ हो सकता है।
फिर वह स्टो की घटना की फुटेज को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह अपना पासवर्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो कंप्यूटर उसे अस्वीकार कर देता है और मूरत को भागने पर मजबूर होना पड़ता है। जब वह बस स्टेशन से गुजरता है तो पत्र अभी भी वहां होता है। इस बीच एंटोन और उसकी टीम मूरत के घर की तलाशी लेती है। एमएल दिखावा करती है कि उसे कुछ नहीं पता और चेतावनी के तौर पर खिड़की पर लाल रंग का एयर फ्रेशनर लटका देती है। जब मूरत मुख्यालय से वापस आता है तो वह संकेत देखकर तुरंत भाग जाता है। एंटोन उसे देखता है और अपने एजेंटों को उसके पीछे भेजता है। हालांकि मूरत इमारत में छिपे हुए गलियारों में से कई को पार कर जाता है जब तक कि वह अपने पीछा करने वालों को खो नहीं देता। कुछ समय बाद एंटोन चुपके से प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है जो बातूनी लोगों से भरा हुआ है। वह उन सभी को अनदेखा करके एक विशेष घर में जाता है जहां उसका सहायक इंतजार कर रहा है। वह सोचती है कि अब समय आ गया है कि वह सब कुछ छोड़ देना सीख ले। उसी समय मूरत दूसरे पड़ोस में चला जाता है जहां +1 विद्रोही एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ एक दीवार को गिरा देते हैं। शुक्र है कि उसे कोई चोट नहीं लगती और वह तब तक चलता रहता है जब तक वह एक टैटू पार्लर तक नहीं पहुंच जाता जहां उसे ऑस्कर का टैटू डिजाइन मिलता है। अचानक कलाकार उस पर कूद पड़ता है और उसे टैटू सुई से मारने की धमकी देता है, लेकिन जब मूरत कहता है कि वह ऑस्कर का दोस्त है तो वह छोड़ देता है। मूरत उसे दवा दिखाता है और कलाकार पुष्टि करता है कि यह उसका डिजाइन है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह वहां कैसे पहुंचा। वह केवल इतना जानता है कि रहस्यमयी दवा छठे क्षेत्र से आती है। उस शाम एंटोन ने एमएल के अपार्टमेंट में मिले टैपों को सुना और पुष्टि की कि एंटोन ARDS से प्रतिरक्षित है। अगले दिन एंटोन को फाजिल ने बुलाया, जो चाहता है कि एंटोन मूरत की जांच करना बंद कर दे या वह उसे नौकरी से निकाल देगा। एंटोन दिखावा करता है कि उसका काम हो चुका है और उसे एमएल के यहाँ कुछ नहीं मिला। बाद में एंटोन मूरत की फाइलों तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वे गोपनीय हैं। इस बीच मूरत एमएल के लिए एक कोडित संदेश छोड़ता है। जब वह इसे देखती है तो वह अपनी छिपी हुई नोटबुक का उपयोग करके इसे डिकोड करती है और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर RF के घर पर मूरत से फिर से मिलती है। वह उससे एक पुरानी पारिवारिक विरासत मांगता है, जिसे बाद में वह छठे क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक नकली आईडी के बदले में देता है। आईडी के लिए कुछ तस्वीरें लेने से पहले एरोल मूरत के बाल कटवाता है। एक बार जब ये काम पूरा हो जाता है तो वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि AI बाहर है क्योंकि एंटोन अपने बॉस के आदेशों की अनदेखी कर रहा है। दोनों भाग जाते हैं जबकि एंटोन और उसके आदमी इमारत की तलाशी लेने के लिए अंदर आते हैं। वे एक अजीब सी आवाज का पीछा करते हैं और एक लॉकर का दरवाजा खोलते हैं जहां उन्हें एक हेयर क्लिपर मिलता है। इस विकर्षण के कारण मूरत को भागने का पर्याप्त समय मिल जाता है। अगले दिन एंटोन एक जन्मदिन का केक लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में लौटता है। पता चलता है कि उसकी पत्नी और उसका बेटा बातूनी है और वह उन्हें तब तक छिपाए रखता है जब तक कि AI कोई इलाज नहीं खोज लेता। यही कारण है कि वह मूरत को पाने के लिए अपनी नौकरी को जोखिम में डालने को तैयार है। छठे जोन के प्रवेश द्वार पर मूरत को अपने चेहरे के साथ वांटेड पोस्टर मिलते हैं। नकली आईडी काम करती है, लेकिन वह अभी भी घबरा जाता है और जाने के बारे में सोचता है। उस समय सुले दिखाई देती है और उसे चूमती है, ये दिखावा करते हुए कि वह उसका प्रेमी है ताकि उसका चेहरा छिपाने में उसकी मदद कर सके। वे सफलतापूर्वक गेट पार कर जाते हैं और मूरत ये देखकर हैरान रह जाता है कि शहर का ये हिस्सा बहुत खराब स्थिति में है। सुले उसे अपने ठिकाने पर ले जाती है जहां वह बताती है कि उसने दयालुता से उसकी मदद नहीं की। वह +1 का हिस्सा है और संगठन दुनिया की मदद करने के लिए प्रतिरक्षा वाले किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा है। मूरत इसमें शामिल नहीं होना चाहता और भागने की कोशिश करता है, इसलिए सुले बात करने वालों के बीच में घुसने के लिए दौड़ती है और अपनी बात साबित करने के लिए अपने हेडफोन निकालती है। घबराया हुआ मूरत उसे घसीट कर ले जाता है और सुले बताती है कि उसने वास्तव में ईयरप्लग पहने हुए हैं। वह मूरत को अभी जाने देती है, लेकिन पहले वह उसके हाथ पर कुछ निर्देश लिखती है ताकि अगर उसका मन बदल जाए तो वह उसे फिर से ढूंढ सके। AI में फाजिल को बताया जाता है कि एंटोन अभी भी प्रोजेक्ट एक्स के पीछे है, इसलिए वह अपने वरिष्ठों को बताए बिना एजेंट हेदर को इसकी जांच करने के लिए रिश्वत देता है। इस बीच एंटोन फिर से अपने परिवार से मिलने जाता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसका पीछा किया जा रहा है। उसके बेटे को चोट लगी है और उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा है, इसलिए एंटोन को अपनी पत्नी को वापस रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि वह लड़के की देखभाल करता है। फिर वह हाथ धोने के लिए सिंक के पास जाता है और अंत में देखता है कि कोई खिड़की से उसे देख रहा है। एंटोन अपनी बंदूक लेकर बाहर भागता है, लेकिन वह व्यक्ति चला गया है।
ये फाजिल का सहायक कानन था, जो पहले से ही पता बता रहा था। जब एंटोन काम पर लौटता है तो उसका दाहिना हाथ उसे बताता है कि कानन उसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, जिससे एंटोन को शक होता है। छठे जोन में मूरत अपने पुराने अपार्टमेंट में वापस जाता है, जहां उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए गए खुशनुमा दिन याद आते हैं। जब वह सो जाता है तो उसे सपना आता है कि उसकी खून से लथपथ पत्नी भी अपार्टमेंट में है। अगली सुबह मूरत इमारत से बाहर निकल रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसे पकड़कर +1 मुख्यालय ले गए। वे उसे पूछताछ के लिए पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह AEI द्वारा भेजा गया जासूस है। शुक्र है कि सुले कमरे में भाग जाती है, इससे पहले कि वे उसे चोट पहुंचाएं, और उसे समझाती है कि मूरत उसका दोस्त है। वह उसे अपनी दवा दिखाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है ताकि वे ऑस्कर को खोजने में उसकी मदद कर सके। बाद में सुले ने स्वीकार किया कि उसने बस स्टॉप से पत्र पढ़ा था और मूरत को रेडियो साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग में आने के लिए आमंत्रित किया, जिसके दौरान उसने अपनी कहानी साझा की। वह कई साल पहले +1 में शामिल हुई थी, क्योंकि उसका मानना था कि बात करने वाले अभी भी इंसान हैं और AI दुनिया को वायरस से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। साक्षात्कार के बाद सुले और मूरत साथ में टहलने जाते हैं। जब वे बातूनी लोगों के एक समूह से मिलते हैं तो मूरत सुले से अपना हाथ उसके माथे पर रखने को कहता है, ताकि वह संक्रमित लोगों की बकवास सुनकर उसके सिर में बढ़ते तापमान को महसूस कर सके। उस रात मूरत +1 मुख्यालय में सोता है। सुबह संगठन की शोध टीम मूरत से मदद मांगती है और बताती है कि उन्होंने परीक्षण विषय के रूप में लेवल 6 टोका को हासिल किया है। मूरत उनकी मदद करने पर विचार करना शुरू कर देता है, लेकिन केवल तभी जब सुले उसे ऑस्कर को खोजने में मदद करे। जल्द ही एक विद्रोही खबर लेकर आता है, दवा को भीड़ वाले इलाके के एक होटल से वितरित किया जा रहा है। सुले और मूरत तुरंत होटल की ओर बढ़ते हैं, जहां एक गैंगस्टर गाना रिकॉर्ड कर रहा होता है। रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करता है और बहस शुरू हो जाती है, इसलिए गैंगस्टर उन्हें रोकने के लिए अपनी बंदूक चलाता है। रिसेप्शनिस्ट के पैर में गोली लग जाती है, लेकिन मूरत को भी चोट लगने से पहले वह बताता है कि उसे पता है कि रिकॉर्डर के लिए और टेप कहां से मिलेगा। गैंगस्टर विक्रेता का पता बताने के बदले में उसे जीने देता है। उस समय यास्मीन दवाई लेकर आती है और गैंगस्टर उसे इसके लिए उदारता से पैसे देता है। दवाई लाजरस नाम के किसी व्यक्ति द्वारा बनाई जाती है और यास्मीन उसका डीलर है, इसलिए मूरत और सुले उसका पीछा करते हैं। दुर्भाग्य से वह पहले से ही अपनी कार में है और कुछ दवा लेने के बाद वह गाड़ी चलाकर चली जाती है। इसके बाद मूरत +1 अपार्टमेंट में से एक में रहने के लिए सहमत हो जाता है। वे उसे मस्तिष्क की कार्यक्षमता का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विशेष मशीन देते हैं और वह 1 सेकंड में परीक्षण पूरा कर लेता है, जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं किया था। दोपहर में मूरत और सुले बाजार जाते हैं और यास्मीन को ढूंढते हैं, जो मूरत को हॉटस्कल कहती है। इससे ये पुष्टि होती है कि लाजरस ऑस्कर है, क्योंकि मूरत के लिए उसका यही उपनाम था। यास्मीन मजाक में मूरत के कान चाटती है और फिर उस पर पहेलियों और गणित की समस्याओं का एक गुच्छा फेंकती है, जिसे मूरत तुरंत हल कर देता है। इनाम के तौर पर यास्मीन उसे एक फोन देती है ताकि वह बाद में उससे संपर्क कर सके। इस बीच कानन एंटोन के पुराने घर में लौटती है और उसके कुछ शोध और मूरत के कुछ टेप चुरा लेती है। अचानक उसे एक शोर सुनाई देता है और वह जांच करने जाती है, लेकिन उसे बात करने वालों वाला कमरा मिल जाता है। उस समय एंटोन उसके पीछे आता है और उसे घसीटकर ले जाने से पहले उसकी बंदूक ले लेता है। जैसा कि कैनन वादा करती है कि वह रहस्य को छिपाएगी और फाजिल केवल मदद करना चाहता है, एंटोन को उन सभी छापों की याद आती है जिनका वह हिस्सा रहा है और जिस तरह से उसकी टीम को आदेशों के कारण परिवारों को विभाजित करना पड़ा था। नागरिक कभी भी उनका अच्छी तरह से स्वागत नहीं करते हैं और हमेशा गुस्से में एजेंटों पर चीजें फेंकते हैं। एंटोन ने कनन को दिखाया कि फाजिल AI के शोध के कुछ हिस्सों को छिपा रहा है, जैसे कि यह तथ्य कि ARDS बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है। इस वजह से उसके परिवार ने अपने बेटे को हेडफोन नहीं दिए और वह संक्रमित हो गया। फिर उसकी पत्नी को उससे ARDS हो गया। क्रोधित एंटोन ने कनन से कहा कि वह अपने घुटनों पर बैठ जाए, क्योंकि वह अपनी बंदूक का निशाना लगाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और उसे जाने देता है। कनन फाजिल को रिपोर्ट करती है और उसे चोरी किए गए सबूत देती है, हालांकि वह एंटोन के परिवार का जिक्र नहीं करती। काम के बाद एंटोन कनन के पास जाता है और कहता है कि उसके पास एक नया टेप है, लेकिन जब वह इसे सुनती है तो उसे पता चलता है कि यह बात करने वालों की बकवास है। एंटोन उसे तब तक पकड़े रखता है जब तक वह संक्रमित नहीं हो जाती और उसकी जेब से सारे सबूत लेने के बाद वह उसे पार्किंग में छोड़ देता है।
+1 मुख्यालय में मूरत को पता चलता है कि आरिफ आधिकारिक तौर पर विद्रोहियों में शामिल हो गया है। एक बहस हो रही है क्योंकि कुछ नेताओं को लगता है कि उन्हें एआई से लड़ने के लिए और अधिक हिंसक होने की आवश्यकता है, लेकिन सुले ने बताया कि इससे उनकी प्रतिष्ठा खराब होगी, जबकि उन्हें वास्तव में लोगों का समर्थन हासिल करने की आवश्यकता है। फिर एंटोन को यास्मीन का फोन आता है, जो उसे एक पता देती है जहां वह ऑस्कर से मिल सकता है। सुले और मूरत तुरंत पते पर जाते हैं और यास्मीन उन्हें फिर से कॉल करके बताती है कि वे टेबल पर छोड़ी गई बहुत कठिन गणित की समस्या को हल करें। एक बार फिर मूरत कुछ सेकंड में इसे हल कर देता है और यास्मीन उसे एक तिजोरी खोलने के लिए कहती है। वह पासवर्ड का अनुमान लगाता है, ऑस्कर को अच्छी तरह से जानने के कारण, और एक और पहेली पाता है। इस पहेली को सुलझाने में मूरत को ज्यादा समय लगता है और इस पर काम करते हुए वह सुले को बताता है कि ऑस्कर के उपचार के बाद ही वह गणितीय प्रतिभावान बना। जब मूरत आखिरकार पहेली को सुलझा लेता है तो दोनों बंदरगाह की ओर दौड़ पड़ते हैं, जहां उन्हें वह नौक मिलती है जिस पर मूरत और ऑस्कर सवार होते थे। वे अंदर जाते हैं और यास्मीन उन्हें आखिरी बार ये बताने के लिए बुलाती है कि कोई उन्हें लेने आएगा। जल्द ही एक आदमी आता है और उन्हें कीड़े की जांच करने के लिए कपड़े उतारने के लिए कहता है। एक बार जब वे निकल जाते हैं तो वह उनके सिर पर बैग रख देता है और सुले को घसीट कर ले जाता है। मूरत को एक छायादार इलाके में ले जाया जाता है, जहां लोग एक खतरनाक खेल पर दांव लगाते हैं, जहां आम नागरिकों को बातूनी लोगों द्वारा संक्रमित होने से पहले भूल-भुलैया से बचकर निकलना होता है। यास्मीन आती है और मूरत से कहती है कि उसे ऑस्कर को खोजने के लिए उसका पीछा करना होगा या सुले को बचाना होगा, जिसे भूल-भुलैया में फेंक दिया गया है। मूरत तुरंत कूद जाता है और सभी बातूनी लोगों को चकमा देते हुए भागता है, अपने प्रतिभाशाली दिमाग की बदौलत जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। हालांकि वह वापस जाता है और सुले को खोजने की कोशिश करने के लिए कुछ खून के धब्बों का पीछा करता है। खेल को और भी कठिन बनाने के लिए लोगों को खिलाड़ियों को छेड़ने की अनुमति दी जाती है और मूरत को चोट लगती है, जिससे वह गिर जाता है और उसके हेडफोन गिर जाते हैं। वह अपने कानों को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन और भी बातूनी लोग भूल-भुलैया में छोड़ दिए जाते हैं और उनकी बकबक से उसका सिर का तापमान इतना बढ़ जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। उस समय मूरत को सुले और ऑस्कर मिल जाते हैं, जो अपने पुराने दोस्त की पसंद से बहुत खुश होते हैं। जब मूरत अपने दोस्त के गुप्त अपार्टमेंट में जागता है तो वह ऑस्कर को घूंसा मारता है और उसे लात मारना शुरू कर देता है, लेकिन ऑस्कर केवल हंसता है। यास्मीन मूरत को रोकती है और बताती है कि ऑस्कर ने एक नई दवा ली है जो दर्द को आनंद की तरह महसूस कराती है। सुले ने घोषणा की कि उसे वापस जाना चाहिए और वे उसे संपर्क में रहने के लिए एक फोन देते हैं और फिर उसके सिर को एक बैग से ढककर उसे उसके पड़ोस में वापस छोड़ देते हैं। जब वह मुख्यालय लौटती है तो वह देखती है कि आरिफ और अन्य विद्रोही गुप्त रूप से नोटों का आदान प्रदान कर रहे हैं। वह एक नोट चुराने में सफल हो जाती है और एक कोडित संदेश खोज लेती है। इस बीच फाजिल हैदर को खानन द्वारा दिए गए पते पर भेज देता है और हैदर एंटोन के परिवार के साथ एक ट्रक में वापस लौटता है। ऑस्कर की बात करें तो वह कहता है कि मूरत उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मूरत अपनी स्थिति को एक अभिशाप मानता है और फिर से सामान्य होना चाहता है। आजकल ऑस्कर सुख सुविधाओं से भरा जीवन जी रहा है और कुछ मौज मस्ती करने के बाद ही मूरत की मदद करने के लिए राजी होता है। ऑस्कर द्वारा अपनी प्रयोगशाला दिखाने के बाद वे दोनों कुछ दवाएं लेते हैं और बास्केटबॉल खेलते हैं। जल्द ही मूरत को भ्रम होने लगता है कि उसके हाथों की जगह जड़ें हैं और फिर वह अपनी मां और पत्नी को संक्रमण से ग्रस्त देखता है। मूरत टूट जाता है और ऑस्कर को उसे शांत करने में मदद करनी पड़ती है। इसके बाद दोस्त एक ईमानदार बातचीत करते हैं। मूरत ने बताया कि कैसे उसकी पत्नी ने खुद को डिलीट कर दिया और बदले में ऑस्कर ने बताया कि वो फाजिल की वजह से इतने सालों तक उससे संपर्क नहीं कर पाया। उस समय ऑस्कर एआई के लिए काम करने वाला एक वैज्ञानिक था और उसे यह कहने के लिए मजबूर किया गया था कि बातूनी लोग सरकार को गिराने की साजिश कर रहे थे। इस रिपोर्ट का इस्तेमाल हजारों संक्रमित लोगों को मारने के बहाने के तौर पर किया गया। जब एआई के हाथ बदले, ऑस्कर ने मरीज एक्स को एक उच्च स्तरीय बातूनी के सामने लाकर गुप्त रूप से इलाज पर काम करना जारी रखा, लेकिन अंततः फाजिल को इसके बारे में पता चल गया। नए शाखा नेता के रूप में फाजिल ने घोषणा की कि वे अब बातूनी लोगों को पुनर्वास के लिए नहीं भेजेंगे और ऑस्कर को निकाल दिया। उन्होंने इलाज के बारे में बहस की और ऑस्कर ने फाजिल को अपने शोध से दूर रखने के लिए उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फाजिल ने उसे आसानी से बाहर निकाल दिया और सभी सबूतों को मिटाने के लिए आग लगा दी। ऑस्कर आग से बचने के लिए समय रहते जाग गया, लेकिन पहले उसने अपना बैज एक जले हुए सहायक के शरीर पर लगाया ताकि एआई को लगे कि वह मर चुका है।
मूरत कुख्यात मरीज एक्स है और कहानी सुनने के बाद भी वह जोर देकर कहता है कि वह ठीक होना चाहता है। ऑस्कर मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन पहले वह घोषणा करता है कि उन्हें एक आखिरी रात मौज मस्ती करनी होगी। इस बीच एंटोन छठे जोन में जाकर पूछता है कि क्या किसी ने मूरत को देखा है, इसलिए उसे होटल के बारे में बताया जाता है। एंटोन वहां जाता है और रिकॉर्डिंग को बाधित करता है, जिससे सभी गैंगस्टर अपने हथियार निकाल लेते हैं। उस समय एआई आता है और एंटोन को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन वे गैंगस्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि उसका उनसे सौदा हो चुका है। बाद में एआई मुख्यालय में फाजिल एंटोन से कहता है कि उसके पास उसका परिवार है, इसलिए अगर वह उन्हें फिर से देखना चाहता है तो उसे मूरत को ढूंढकर फाजिल के पास लाना होगा। एंटोन को रिहा कर दिया जाता है और जब वह अपनी कार में बैठता है तो उसे हैदर मिलता है, इसलिए वह उस पर अपनी बंदूक तान देता है। हालांकि हैदर समझाता है कि उन्हें फाजिल के आदेशों के तहत मिलकर काम करना चाहिए और अगर एंटोन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका परिवार मर जाएगा। वे एमएल के घर लौटते हैं और जब एक टीम अपार्टमेंट की तलाशी लेती है तो एंटोन उसे उसकी नोटबुक में उसके सभी कोड छिपाने में मदद करता है। वह उसे फुसफुसाता है कि वह मूरत की मदद करना चाहता है इससे पहले कि ये लोग उसे ढूंढ ले। एआई उसे गिरफ्तार करने का फैसला करता है और जाने से पहले वह एंटोन के लिए कोड में कुछ शब्द कहती है। शाम को ओज़गुर और यास्मीन मूरत को एक क्लब में ले जाते हैं जहां सुले उनका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वह और मूरत दोनों ही बहुत अजीब व्यवहार करते हैं। यास्मीन उनके ड्रिंक्स में कुछ मिला देती है और दोनों डांस फ्लोर पर किस करने लगते हैं। अगली सुबह वे यास्मीन के साथ बिस्तर पर जागते हुए चौंक जाते हैं। नाश्ते के दौरान ओज़गुर मूरत से कहता है कि उसे अपने मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता है जो उसके पास नहीं है। सुले उन्हें बताती है कि +1 की शोध टीम के पास वे मशीनें हैं, फिर भी ओज़गुर उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। मूरत क्रोधित हो जाता है क्योंकि ओज़गुर समझौता करने में सक्षम नहीं है और चला जाता है। बाद में सुले ने मूरत को आरिफ से लिया गया कोडेड नोट दिखाया और उसे समाधान मिल गया, जो एक खास किताब के एक पन्ने की ओर इशारा करता है। उस समय उसे ओज़गुर का फोन आता है, जो आखिरकार क्लिनिक जाने के लिए सहमत हो जाता है, बशर्ते वे इसे गुप्त रूप से करें। एआई वर्तमान में छठे क्षेत्र की खोज कर रहा है, इसलिए एंटोन मूरत को चेतावनी देने के लिए एक लाल एयर फ्रेशनर लटकाता है, जो हैदर के उसे खोजने से ठीक पहले छिप जाता है। ओज़गुर अपनी कार में आता है और दोनों को सुरक्षित तरीके से ले जाता है। जल्द ही वे क्लिनिक में पहुंच जाते हैं जहां एक डॉक्टर बातूनी लोगों का अध्ययन कर रहा है और साथ ही उनका इलाज भी इंसानों की तरह कर रहा है। जबकि डॉक्टर और ओज़गुर मूरत को दर्जनों परीक्षणों से गुजारते हैं, सुले को आखिरकार एहसास होता है कि मूरत पहले इलाज के लिए अपना दिमाग उधार दिए बिना सामान्य होना चाहता है और उसे लगता है कि वह स्वार्थी है। जब ज्यादा बोलने वाले परीक्षण विषयों वाला एक ट्रक आता है तो समूह ये देखकर चौंक जाता है कि वे सभी चुप हैं। ये छठे स्तर के बोलने वाले हलूक की वजह से है। वह पहले संक्रमित लोगों में से एक था, लेकिन आजकल वह चुप रहता है। इसके बाद सुले और मूरत इस बात पर बहस करते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि सुले जोर देती है कि मूरत को पहले मानवता की मदद करनी चाहिए। मूरत ने तब खुलासा किया कि हलूक ही वह बातूनी था जिसने उसे संक्रमित किया था, इसलिए ओज़गुर उसे एक परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। दुर्भाग्य से मूरत ने इस प्रक्रिया में अपनी पत्नी को संक्रमित कर दिया और इसलिए उसने खुद को मिटा दिया। वह किसी और प्रियजन को खोना नहीं चाहता और अधिक प्रयोगों में शामिल होना खतरनाक है, लेकिन सुले को अभी भी लगता है कि मानवता अधिक महत्वपूर्ण है। एआई में मिलीलीटर कुछ भी कहने से इनकार करती है। फाजिल उसे बात करने के लिए 24 घंटे देता है या वह उसे कबूल करने के लिए बल का उपयोग करेगा। हार मानने से इनकार करते हुए एंटोन एमएल की कोड नोटबुक को पुनः प्राप्त करता है ताकि पता प्राप्त कर सके। वह हैदर को बताता है कि मूरत को एक निश्चित इमारत में देखा गया है और जब एजेंट अपार्टमेंट की तलाशी ले रहे होते हैं तो वह सौदा करने के लिए आरिफ के घर में प्रवेश करता है। आरिफ मूरत को खोजने में उसकी मदद करने के लिए सहमत होता है, लेकिन बदले में एंटोन को उसे एआई एजेंटों के बारे में कुछ जानकारी देनी होगी। बाद में एंटोन हैदर को बताता है कि आरिफ का अपार्टमेंट खाली है। बाद में उस दिन आरिफ को मुराद के लिए एक लिफाफे के साथ वह जानकारी मिलती है जो वह चाहता था। छठे जोन में मुराद एमएल के चेहरे वाले वांटेड पोस्टर देखकर भयभीत हो जाता है। वह मदद मांगने के लिए सुले से मिलने जाता है और वह उससे कहती है कि वह आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि एआई वैसे भी एमएल को रखेगा क्योंकि उसे देशद्रोही के रूप में देखा जाएगा। उस समय आरिफ लिफाफा लेकर आता है जिसमें एक हरे रंग का एयर फ्रेशनर और एंटोन का एक पत्र होता है जिसमें उससे मिलने के लिए कहा जाता है।
उस रात आरिफ एंटोन द्वारा भेजी गई जानकारी का उपयोग करके 2 एजेंटों को ढूंढता है जिन्होंने एक युवा नागरिक पर हमला किया था। उसकी टीम एजेंटों की पिटाई शुरू कर देती है और जब हिंसा क्रूरता में बदल जाती है तो आरिफ भयभीत हो जाता है, लेकिन उसके विरोध को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस बीच सुले कई अलग अलग किताबों की खोज करती है जब तक कि उसे कोडित नोट में वर्णित एक किताब नहीं मिल जाती। इसे डिकोड करने पर हॉकविंग नामक एक योजना के बारे में एक संदेश सामने आता है। फिर वह क्लिनिक जाती है जहां वह डॉक्टरों को हलूक के मस्तिष्क तरंगों का अध्ययन करते हुए देखती है, जबकि वह बात करने वालों के बीच खड़ा होता है। वह डॉक्टरों से कहती है कि उन्हें और अधिक हिंसा होने से पहले हॉकविंग योजना को रोकना होगा। घर पर मूरत हर जगह हलूक को देखना बंद नहीं कर सकता है और यहाँ तक कि जंगल में उसके बारे में सपने भी देखता है। ऐसा महसूस करता है कि वह उसे बुला रहा है। वह क्लिनिक जाने का फैसला करता है और डॉक्टर को हलूक से मिलने के लिए मना लेता है, जिसे एक विशेष पिंजरे में रखा जा रहा है। मूरत अपने हेडफोन उतारता है और पिंजरे के बगल में बैठ जाता है, जबकि हलूक उसे देखकर मुस्कुराता है। अब वह आखिरकार चैन की नींद सो सकता है। अगली सुबह मूरत एंटोन को मीटिंग की व्यवस्था करने के लिए संदेश भेजता है। एंटोन का पीछा हिदर कर रहा है, इसलिए वह उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ बच्चों को भेजता है, जबकि उसका एक दोस्त उसकी कार के बगल में नाव पार्क करता है। अब हिदर कुछ घंटों के लिए फंस जाता है, जबकि एंटोन चुपके से भाग जाता है। मीटिंग में जाने से पहले मूरत अपने रवैये के लिए माफी मांगने के लिए सुले से मिलने जाता है। बदले में सुले उसे हॉकविंग के बारे में बताती है, जो एआई पर पूरी तरह से हमला करने की योजना है। वह बैठक में साथ आती है, जिसके दौरान एंटोन गलती से एंटोन को परेशानी में डालने के लिए माफी मांगता है। वह उसे कभी नहीं पकड़ना चाहता था, वह केवल अपने परिवार के लिए इलाज चाहता था और उसने सोचा था कि फाजिल भी यही चाहता था, लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं है। मूरत को लगता है कि एंटोन उसे अपने परिवार के लिए बदल सकता है, इसलिए वह सहयोग करने के लिए तभी सहमत होता है जब वे उसकी योजना का पालन करते हैं। इसके बाद मूरत ओसगर की प्रयोगशाला से ढेर सारे रसायन चुरा लेता है। दोपहर में मूरत एआई में आता है और खुद को सौंप देता है। उसे पूछताछ कक्ष में ले जाया जाता है, जहां वह एक गिलास पानी मांगता है। मूरत रूमाल डुबोता है और अपना मुंह ढक लेता है, इससे पहले कि नींद की गैस वेंट के माध्यम से कमरे में आती है, एजेंटों को बेहोश कर देती है। एरोल एक विशेष सूट और मास्क के साथ गलियारे में इंतजार कर रहा है, जिसका उपयोग वे एमएल को बचाने के लिए करते हैं। बाहर निकलते समय हैदर होश में आता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोन उसे पकड़ लेता है। चून की इमारत में सभी लोग सो रहे हैं, इसलिए समूह सामने के दरवाजे से बाहर निकलता है और एरोल की वैन में भाग जाता है। सवारी के दौरान एंटोन उसे बहुत सारी दवाइयां देता है और एरोल उसे परिवार की विरासत वापस देता है। बाद में हैदर और फाजिल एंटोन को गिरफ्तार कर लेते हैं। वे उसे सजा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मूरत के फोन से उनका काम बाधित हो जाता है, जो कहता है कि वह आने वाले विद्रोही हमले के बारे में जानकारी साझा करने के लिए तैयार है, लेकिन केवल एंटोन के साथ। अगले दिन ओसगर एंटोन पर चिल्लाने आता है कि उसने उससे चोरी की है और एआई के साथ सौदे किए हैं, जिससे सभी खतरे में पड़ जाते हैं। अगर मूरत को ओसगर की मदद चाहिए तो उसे जल्दी ही कोई पक्ष चुनना होगा। एआई में फाजिल के वरिष्ठ अधिकारी इस घटना के लिए उससे नाराज हैं और मांग जल्दी पूरी होती है या फिर उसे बदल दिया जाएगा। एंटोन को एक कोठरी में रखा जाता है और उसका दाहिना हाथ उससे मिलने आता है, जो उसे मूरत का एक पत्र लाता है। एक संदेश वापस भेजा जाता है, लेकिन मूरत किसी के साथ उसकी सामग्री साझा नहीं करता है। इस बीच सुले रेडियो पर कहती है कि वह सभी मारे गए वार्ताकारों को समर्पित स्मारक तक शांतिपूर्वक मार्च करेगी और लोगों से उसके साथ शामिल होने के लिए कहेगी। फिर सुले मूरत को अगला संदेश खोजने के लिए कार्यालय में खींचती है, जिसे मूरत तुरंत याद कर लेता है। वे विद्रोहियों द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, जो संदेश को नष्ट कर देते हैं और हमले के बारे में सुले की चिंताओं को अनदेखा कर देते हैं। उनके जाने के बाद मूरत स्मृति से नोट को डिकोड करता है और पाता है कि विद्रोही एक और एआई लैब के उद्घाटन के दौरान क्लिनिक के टेस्ट टॉकर्स को छोड़ देंगे। मूरत ने फाजिल को फोन किया और उसे जानकारी के लिए एंटोन को भेजने के लिए कहा। फाजिल को उस पर भरोसा करने में संदेह है, इसलिए वह एंटोन से कहता है कि जानकारी मिलने के बाद मूरत को मार दे, नहीं तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। फिर वह हैदर को एंटोन का पीछा करने और जरूरत पड़ने पर गोली चलाने का आदेश देता है। घंटों बाद एंटोन फेरी पर मूरत से मिलता है और उसे अपने आदेशों के बारे में बताता है, ये बताते हुए कि उन पर नजर रखी जा रही है। मूरत घुटनों के बल बैठकर खेलता है और फिर बटन दबाता है, जिससे पूरी फेरी हिल जाती है और सभी एजेंट गिर जाते हैं।
जब हैदर होश में आता है तो वह देखता है कि मूरत और एंटोन गायब हो गए हैं। वह उन्हें ढूंढने जाता है, लेकिन वे पहले से ही बंदरगाह पर हैं और फेरी को एक नाव खींच रही है। हैदर को अचानक एरोल ने रोक लिया और एंटोन के दाहिने हाथ वाले आदमी ने मुक्का मारा, जो सभी एजेंटों को पकड़ने के लिए एक टीम लेकर आया था। ये पता चलता है कि एंटोन का परिवार पूरी तरह से सुरक्षित था, क्योंकि हैदर ने गलत बात करने वालों को पकड़ लिया था। इसके बाद मूरत ने फाजिल को फोन करके बताया कि एंटोन भाग गया है और बाकी सभी एजेंट समुद्र में बह रहे हैं। अगर वह उसकी योजना का पालन करने के लिए सहमत होता है तो वह फाजिल को वह जानकारी देगा जो वह चाहता है। फोन रखने के बाद फाजिल एंटोन के परिवार की जांच करने जाता है और अंत में उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस बीच एंटोन आखिरकार अपने परिवार से फिर से मिलने जाता है, जो उसके सहायक के साथ छिपे हुए हैं। अपने वरिष्ठों के साथ एक बैठक के दौरान फाजिल ने उनसे छठे क्षेत्र के लोगों को रैली करने की अनुमति देने के लिए कहा, क्योंकि अगर विद्रोही पहले कार्रवाई करते हैं तो एआई को आत्मरक्षा में काम करते हुए देखा जाएगा। उसे मंजूरी मिल जाती है और टीवी पर इसकी घोषणा की जाती है, इसलिए विद्रोहियों को लगता है कि यह एक जाल है। सुले ने उनसे हमला रद्द करने और शांतिपूर्वक मार्च करने के लिए कहा, इसलिए नेता सहमत हो जाता है जब तक कि एआई पहले कार्रवाई नहीं करता। उस रात मूरत सुले को उम्मीद के प्रतीक के रूप में एक फूल देता है, फिर वह फिर से हलूक के पिंजरे के बगल में सो जाता है। सुबह में मूरत हलूक को सुले के साथ किए गए फूल के इशारे को दोहराते हुए देखकर चौंक जाता है, लेकिन जब डॉक्टर आता है तो हलूक सामान्य व्यवहार करता है। जल्द ही एआई हर गली की रखवाली कर रहा है, लेकिन जब सुले और कुछ विद्रोही मार्च करना शुरू करते हैं तो वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। हर कोने पर और अधिक निवासी समूह में शामिल होते हैं, जब तक कि सड़कों का हर इंच शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों से भर नहीं जाता। अंततः वे स्मारक पर पहुंचते हैं, जहां वे अपने खोए हुए प्रियजनों के हेडफोन लटकाते हैं। अचानक एजेंट भीड़ को धक्का देना शुरू कर देते हैं, उन्हें पीटते हैं ताकि वे तेजी से आगे बढ़ सकें। शुक्र है कि भीड़ शांत रहती है और वे टकराव से बचते हैं, लेकिन सुले गलती से गुलाब गिरा देती है जो एक बूढ़ी महिला ने अपने मृत बेटे के लिए उगाए थे। सच्ची एकता के एक पल में समूह गुलाबों को खोजने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करता है, जब तक कि वे सुले के पास वापस नहीं आ जाते। अब गुलाब को आशा के प्रतीक के रूप में स्मारक के नीचे लगाया जा सकता है। इसके बाद विद्रोही नेता कहते हैं कि वे हमला रद्द कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ ठीक रहा, लेकिन मूरत को उस पर भरोसा नहीं है और वह फाजिल को फोन करके उसे सारी जानकारी देती है। उसी समय नेता अपने आदमियों को बुलाती है और उन्हें हमला रद्द करने के लिए कहती है, हालांकि उसे अनदेखा कर दिया जाता है और वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आरिफ उनके साथ है, इसलिए नेता मूरत और सुले को बताने के लिए दौड़ता है। प्रयोगशाला के उद्घाटन के समय विद्रोही वैन को एआई एजेंटों द्वारा रोक दिया जाता है, जो तुरंत समूह को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें एक परित्यक्त इमारत में ले जाते हैं। एजेंट विद्रोहियों को मारने की धमकी देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वे वास्तव में एंटोन और उसके आदमी हैं जो मूरत के लिए काम कर रहे हैं। समारोह समाप्त होने के बाद हैदर फाजिल को बताता है कि विद्रोहियों को गिरफ्तार करने वाले उसके एजेंट नहीं थे। फाजिल शाखा का नेतृत्व किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप रहा है जो प्रोजेक्ट एक्स में बहुत रुचि रखता है, इसलिए उसके दिमाग में एक योजना है। +1 पर मूरत और सुले गंदे होने वाले हैं जब अचानक उन्हें दूरी में एक बड़ा विस्फोट दिखाई देता है। ये पता चलता है कि फाजिल ने वैसे भी एक हमले की तैयारी की थी। इस तरह उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला और विद्रोहियों को मीडिया में हत्यारों की तरह दिखाया। इस त्रासदी के बाद उसके वरिष्ठ अधिकारी उसे इस शाखा का नेतृत्व वापस दे देते हैं। मूरत अपने परिवारों की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए एंटोन से मिलता है और एंटोन उसे बताता है कि उसे लड़ना होगा। फिर मूरत ओस्गुर से मिलने जाता है और हलूक के साथ अपने संबंधों को बताता है, इसलिए वह जानना चाहता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया। ओस्गुर ने बताया कि वह वास्तव में नहीं जानता, क्योंकि उसने अन्य लोगों के साथ अपना प्रयोग किया था और यह काम नहीं आया। यह मूरत और हलूक का विशिष्ट संयोजन है जिसने किसी कारण से मूरत को प्रतिरक्षित किया। इसके बाद मूरत क्लिनिक जाता है और डॉक्टर को अपने सपनों के बारे में बताता है। डॉक्टर उसे एक तस्वीर दिखाता है जिससे पता चलता है कि हलूक एक जंगल के पास पाया गया था, जैसा कि मूरत ने सपना देखा था। उलझन और परेशानी महसूस करते हुए मूरत सुले के अपार्टमेंट में जाता है और वे एक साथ रात बिताते हैं। अगले दिन फाजिल विद्रोहियों की तलाश में इस्तांबुल को घेरने के लिए एजेंटों की एक सेना भेजता है। वे स्मारक पर लगे फूलों को नष्ट कर देते हैं और सख्त कर्फ्यू लगा देते हैं। मूरत और आरिफ अपने परिवारों को दूसरे शहर जाने के लिए कहते हैं, जहां एंटोन के पास उनकी सुरक्षा के लिए एक संपर्क है।
जल्द ही सड़कों पर अराजकता फैल जाती है क्योंकि एजेंट हर इमारत पर छापा मारते हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं जो थोड़ा भी संदिग्ध लगता है। पॉइंट 1 मुख्यालय में विद्रोही चर्चा करते हैं कि क्या करना है। उनमें से कुछ लोग वापस लड़ना चाहते हैं, लेकिन अन्य बताते हैं कि यह शायद एक जाल है। अचानक एजेंट कमरे में घुस आते हैं और सभी को भागना पड़ता है। कई विद्रोही पकड़े जाते हैं, लेकिन सुले, एंटोन और आरिफ भागने में कामयाब हो जाते हैं। वे सड़कों पर भागते हैं जबकि हर कोने में लड़ाई जारी रहती है और एजेंट गैस की गोली चलाते रहते हैं। तीनों तुरंत छिप जाते हैं, लेकिन एक एजेंट फिर भी उनके पीछे आता है, इसलिए आरिफ ध्यान भटकाने के लिए भागता है। एजेंट जल्दी से उसे गोली मार देता है और मूरत उसे बंदूक लेने के लिए पकड़ लेता है। कुछ चेतावनी शॉट फायर करता है जब तक कि एजेंट भाग नहीं जाता। तभी एक पड़ोसी आता है और आरिफ को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए अपनी वैन की पेशकश करता है। इस बीच यास्मीन ओजेगुर को कुछ चिंताजनक खबर लाती है। फाजिल गैंगस्टर से मिलने जाता है और मूरत को पकड़ने में उसकी मदद मांगता है। उस समय सुले और मूरत आरिफ के साथ आते हैं, इसलिए ओजेगुर उन्हें केवल घाव की देखभाल करने के लिए अंदर आने देता है। फिर मूरत मदद के लिए एंटोन को बुलाता है, इसलिए परिवारों को खाली करने से पहले थोड़ा और इंतजार करना होगा। एंटोन एम्बुलेंस में आता है और आरिफ को क्लिनिक ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है। आरिफ की हालत अभी भी गंभीर है, इसलिए वे केवल ये देखने के लिए इंतजार कर सकते हैं कि क्या वह ठीक हो जाता है। एमएल और आरिफ के माता पिता को भी क्लिनिक में लाया गया है ताकि वे अभी सुरक्षित रह सकें। कुछ घंटों बाद मूरत हलूक के बगल में बैठा है, जो अचानक एक उदास चेहरा दिखाता है। उस समय आरिफ अंतिम अलविदा कहता है और मर जाता है। जवाब के लिए बेताब मूरत पिंजरे में प्रवेश करता है और हलूक पर चिल्लाता है, उससे कुछ कहने के लिए कहता है। हलूक चुप रहता है, इसलिए मूरत चला जाता है और गलियारे में टूट जाता है। फिर वह क्लिनिक में मौजूद सभी लोगों से कहता है कि उसने छिपना छोड़ दिया है और अब लड़ना चाहता है ताकि उनका समर्थन मिल सके। वे आरिफ को दफना देते हैं और सहमत होते हैं कि जब तक उन्हें हमला करने का मौका नहीं मिल जाता तब तक उन्हें छिपकर रहना चाहिए, इसलिए वे अभी के लिए शहर छोड़ देंगे। मूरत ओजेगुर को एक संदेश भेजता है जिसमें उसे उनके साथ भागने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन ओजेगुर डर जाता है और जवाब नहीं देता। इस बीच हैदर और फाजिल पॉइंट 1 मुख्यालय में एक जीवित व्यक्ति को ढूंढते हैं और उससे बात करने के लिए मजबूर करते हैं। अब उन्हें पता है कि उन्हें छठे क्षेत्र में जाना होगा। क्लिनिक में मूरत ने घोषणा की कि वह हलूक को अपने साथ लाना चाहता है क्योंकि वह उनके लिए इलाज खोजने का एकमात्र मौका है। जब तक एजेंट क्लिनिक की तलाशी लेने पहुंचते हैं तब तक सभी लोग जा चुके होते हैं और पिंजरा खाली हो चुका होता है। दुर्भाग्य से एजेंट एम्बुलेंस को बाहर पाते हैं। जब वे पीछे के दरवाजे खोलते हैं तो मूरत हलूक से गैग हटाता है, जिसे केवल एक वाक्य की आवश्यकता होती है ताकि एजेंट बातूनी बन जाएं, भले ही वे हेडफोन पहने हुए हों। एंटोन दूसरे एजेंटों से लड़ने और उन्हें नीचे गिराने के लिए ध्यान भटकाने का उपयोग करता है, जिससे एम्बुलेंस में वापस जाने और भागने का रास्ता खुल जाता है। एक बार जब वे सड़क पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो मूरत ने गैग को वापस न लगाने का फैसला किया और अपने उतर दिए। वह ओजगुर को फिर से आमंत्रित करने के लिए बुलाता है, लेकिन ओजगुर कहता है कि मूरत ने गलत रास्ता चुना है और उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। जब फाजिल और उसके आदमी सुले के घर की तलाशी लेते हैं तो गैंगस्टर जानकारी लेकर आता है। अब एजेंटों को बंदरगाह को अवरुद्ध करने के लिए भेजा जाता है, जहां एरोल उन्हें देखता है और मूरत को दूसरे घाट पर बैठक की व्यवस्था करने के लिए बुलाता है। सौभाग्य से समूह उस घाट तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है और एरोल से मिलता है, जो उन्हें बताता है कि एमएल और आरिफ का परिवार सुरक्षित रूप से दूसरे शहर में पहुंच गया है। जल्द ही एक सीप्लेन उन्हें लेने के लिए आता है और जैसे ही फाजिल उसे आसमान में देखता है वह अपने आदमियों को वहां से ले जाता है। पायलट सीप्लेन को पानी पर उतारता है और जो कुछ भी वह जानता है उसे बताता है। जाहिर है कि एआई टॉकर्स को एक नए क्षेत्र में स्थानांतरित कर रहा है और चौथे क्षेत्र के लोगों को वहां ले जाया जा रहा है जहां एंटोन का परिवार है, इसलिए वह उनकी मदद करने के लिए निकल जाता है। समूह विमान पर चढ़ने के लिए दौड़ता है क्योंकि फाजिल के आदमी नावों में उनका पीछा करने के लिए आते हैं। कुछ मिनटों के तनाव के बाद विमान उड़ान भरने में सफल हो जाता है और समूह बिना किसी समस्या के बच निकलता है। चौथे क्षेत्र में एजेंट नागरिकों के खिलाफ लड़ते हैं ताकि उन्हें खाली करने के लिए मजबूर किया जा सके, लेकिन एंटोन समय रहते अपने परिवार को बचाने में कामयाब हो जाता है।
इस बीच रेडियो होस्ट सभी को याद दिलाता है कि विद्रोहियों को फंसाया गया था और मूरत का एक संदेश बजाता है जो इलाज खोजने और इसे सभी के साथ साझा करने का वादा करता है। बाद में विमान में सुले सो रही है, इसलिए मूरत ने उसका बजता हुआ फोन उठाया जिसमें 20 मिस्ड कॉल देखी गई। जब वह नवीनतम कॉल उठाता है तो वह फाजिल की आवाज सुनकर चौंक जाता है। फिल्म यहीं खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।